Hello friends, I am Uddhav Garg, ex-faculty of NIT Mathura. We are back with the very next class on Telecrime. हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे हम इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं एंड यूनिट्स क्रिएट करते हैं। ये भी देखा था कि एक बिजनेस में केवल दो ही चीजें कंपलसरी होती हैं। समझना कि एक बिजनेस में केवल दो ही चीजें होती हैं, एक होते हैं अकाउंट्स और एक होती है इन्वेंट्री। बिजनेस जिस चीज का काम करता है, बिजनेस का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे गारमेंट शॉप वाले के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ये उसके प्रोडक्ट्स हैं। फर्नीचर शॉप वाले के लिए चेयर, स्टूल, टेबल, ये उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो बिजनेस जिस चीज का काम करता है उसे उस बिजनेस की इन्वेंट्री बोला जाता है। और बिजनेस में इन्वेंट्री के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारा उस बिजनेस के अकाउंट्स या लेजर्स कहे जाते हैं। आज की क्लास में हमारा मेन मोटिव ये समझना है कि वो जो लेजर्स और अकाउंट्स होते हैं वो 29 ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं, जिसमें से 15 से 20 ग्रुप्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी हमें करते करते आ जाएंगे। आज की क्लास का हमारा मेन मोटिव ये है कि कौन सा अकाउंट्स किस ग्रुप में बिलोंग करता है। टैली के अंदर ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं। आपको यह समझना है आज की क्लास में कि कौन सा अकाउंट्स किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर आता है। लेफ्ट साइड में हमारी ये ग्रुप्स की लिस्ट दी हुई है जो टैली के अंदर बने हुए होते हैं, और राइट साइड में हम समझेंगे कि किस तरह के लेजर्स को हम किस तरह के ग्रुप्स के अंदर बनाते हैं। शुरू करते हैं। इन्वेंट्री हम कल सीख चुके हैं, अकाउंट्स आज सीखेंगे हम। अगर आज हमें अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम एंट्रीज करना और रिपोर्ट बनाना चालू कर देंगे। तो पहला ग्रुप जो बना हुआ होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पूंजी खाता। बिजनेस के मालिक का लेजर इसके अंदर बनता है, बिजनेस का जो ओनर होता है। अगर बिजनेस के 2, 3, 4, 5, 6 ओनर है तो उन सबका लेजर, उस सबका अकाउंट इस ग्रुप के अंदर बनेगा। पार्टनर से 505 अलग अलग बनेगा, एक ही मालिक है तो एक का बनेगा। तो एक तो इसके अंदर बनता है ओनर का लेजर। इसके अलावा अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा विड्रॉ करता है तो एक ड्राइंग का लेजर बनता है, वो भी इसी के अंदर बनता है। तो ड्राइंग का लेजर कब बनता है? जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा विड्रॉ करता है। अगला हमारा ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। बिजनेस का जिस भी बैंक में खाता होता है, आप जिस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका जिस बैंक में खाता है, HDFC, यूको, ICICI, उस बैंक का लेजर बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर बनेगा। अगर बिजनेस के 2 बैंकों में खाते हैं तो दोनों का बनेगा अलग अलग। अगर एक ही अकाउंट, एक ही बैंक में 2 खाते हैं तो दोनों का अलग अलग बनेगा। जितने बिजनेस के अकाउंट होंगे उन सबका लेजर बैंक अकाउंट ग्रुप में बनेगा। तीसरा आता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के अंदर कैश का लेजर बनता है। कैश मतलब पैसा, रोकड़, सिंपल होता है, ऑलरेडी बना हुआ होता है, इसके हम आगे बात करेंगे। फोर्थ आता है इन्वेस्टमेंट। आपका बिजनेस किसी भी तरह का एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि बाहरी सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करता है फॉर प्रॉफिट पर्पस, तो उसका लेजर्स इसमें बनता है। जैसे आपके बिजनेस से कुछ सेविंग हुई और आपने उससे बैंक में FD करा दी। FD मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। 5 साल के लिए आपने 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए जमा करा दिए। आपने किसी कंपनी के शेयर्स बाय करिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, आपने गोल्ड बाय किया फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, एसेट्रा, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो उसका लिए इन्वेस्टमेंट में बनता है। फोर्थ आता है लोन लायबिलिटी। अगर आप किसी से भी लोन लेते हैं, चाहे बैंक से लोन लेते हो या किसी पार्टी से लोन लेते हो, चाहे किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हो, तो ऐसे सारे लेजर्स लोन्स लायबिलिटी में बनते हैं। नेक्स्ट आता है लोन्स एंड एडवांस असेट्स। अगर आपने किसी को भी लोन दिया है, आप लोन दे रहे हैं, आपने राम को लोन दिया, श्याम को लोन दिया, या आपने किसी को एडवांस पेमेंट किया है, तो उसका लेजर लोन्स एंड एडवांस असेट्स में आता है। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज एंड टैक्स। आपके बिजनेस पे लगने वाली सारी ड्यूटी एंड सारे टैक्सेस लाइक GST, TDS, आप किसी और तरह का टैक्स पे कर रहे हैं तो वो सारे टैक्सेस के लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनते हैं। ये आगे हम और डीपली समझेंगे, पूरे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है फिक्स्ड असेट्स। असेट्स का मतलब होता है दोस्तों संपत्ति। आपके बिजनेस में जितनी भी संपत्ति है
और वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब होता है स्थायी। स्थायी का मीन्स ये कि उनका जो नेचर है वो बिजनेस में मोर देन 1 ईयर रहने का है। ऐसी सारी संपत्ति जो बिजनेस में आप मोर देन 1 ईयर रहने के हिसाब से लाए हो, उन सारी संपत्ति के लेजर्स फिक्स्ड एसेट्स में बनते हैं। यहाँ पर आपको संपत्ति देखना है, कैलकुलेटर कोई संपत्ति नहीं कि आप कैलकुलेटर का लेजर आपके 3 साल से कि कैलकुलेटर यूज हो रहा है तो आपने सोचा है संपत्ति है। नहीं, पानी की बोतल, पानी की कैन, ये कोई संपत्ति नहीं है। ये बिजनेस में मोर देन 1 ईयर यूज हो सकते हैं, बट ये कोई संपत्ति नहीं है। संपत्ति होता है फर्नीचर्स है, हमारे कंप्यूटर्स हैं, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल्स है, प्रिंटर है, ठीक है। इस तरह की बिजनेस में संपत्ति होती है जो काफी वैल्यूएबल होती है। तो संपत्ति का अनुमान आप वैल्यू से भी लगा सकते हैं कि अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है और मोर देन 1 ईयर तक वो बिजनेस में रह रही है तो वो फिक्स्ड एसेट्स होगी। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि खर्चे को संपत्ति में नहीं देना। जैसे आप मान लो बिजनेस में अपने वर्कर्स के लिए और कोई शू लेके आए हो, शू काफी महंगे हैं, आपकी कोई ऐसा बिजनेस है आप उनके लिए शूज लेके आए हो, शूज काफी महंगे हैं, तो अभी आप संपत्ति नहीं बोलोगे। मोर देन 1 ईयर चल रहे हैं आपके बिजनेस में, फिर भी संपत्ति नहीं बोलोगे, वो एक्सपेंस ही होगा। तो आपको यहाँ पे एक्सपेंस और असेट्स में फर्क करना सीखना है, ठीक है। ऐसी सारी संपत्तियां जो बिजनेस में मोर देन 1 ईयर तक रहती हैं फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। एग्जांपल आपके सामने फर्नीचर, कंप्यूटर्स, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स। नेक्स्ट आता है दोस्तों परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के अंदर केवल 2 ही लेजर बनते हैं, परचेज का और परचेज रिटर्न का। बट ये बनते कब है? जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हो। इन्वेंट्री क्या होती है हम पिछली क्लास में अच्छे से देख चुके हैं। जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हो तो परचेज का लेजर बनता है, और जब आप इन्वेंट्री वापस करते हो, आपने मान लो इन्वेंट्री परचेज की और उसमें कुछ डिफेक्टिव पीस है, आपने उन्हें वापस किया, तो परचेज रिटर्न का लेजर बनता है। सेम सेल अकाउंट में भी 2 ही बनते हैं, सेल और सेल रिटर्न। ये भी तभी बनते हैं जब आप इन्वेंट्री सेल करते हैं। मान लो मेरा कपड़े का काम है, मैं जीन शर्ट टी शर्ट सेल कर रहा हूं, तो मुझे एक सेल का लेजर बनाना पड़ेगा अंडर द सेल अकाउंट। अगर मेरा कस्टमर मुझको वो जीन्स शर्ट टी शर्ट वापस कर गया तो मुझे एक सेल रिटर्न का लेजर बनाना पड़ेगा अंडर द सेल अकाउंट। ये बनेंगे कब दोनों लेजर्स? इन्वेंट्री की कंडीशन में। अगला आता है सन्ड्री क्रेडिटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं सप्लायर, जिन लोगों से हम माल परचेज करते हैं। याद रखेंगे आप, जिन लोगों से आप इन्वेंट्री परचेज करते हो उन सभी लोगों के लेजर, उन सभी पार्टीज के लेजर सन्ड्री क्रेडिटर में बनते हैं। जिन लोगों से हम माल परचेज करते हैं, यानी कि वो लोग हमारे लिए कौन हो गए? सप्लायर्स हो गए। सेम जिन लोगों को हम माल बेचते हैं सन्ड्री डेटर्स होते हैं। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो DEBTORS डेप्टर्स पढ़ने में आएगा, लेकिन यहाँ बी साइलेंट होता है इसलिए हम इसे डेटर पढ़ते हैं। तो सन्ड्री डेटर में बनते हैं किन लोगों के लेजर? जिन लोगों को हम माल बेचते हैं, यानी कि वो हमारे कस्टमर हो गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, परचेज में परचेज एंड परचेज रिटर्न का, सेल में सेल से रिटर्न का। जिन लोगों से परचेज करोगे उनका सन्ड्री क्रेडिटर में, और जिन लोगों को सेल करोगे उनका सन्ड्री डेटर में। नेक्स्ट हमारे 4 और बचे हुए हैं आज के लिए ग्रुप्स जो इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपको समझना है। इनकम। इनकम मतलब होती है कमाई। तो टैली के अंदर या अकाउंट्स के अंदर कमाई को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। इसको आपको अच्छे से समझना है। जिस चीज के लिए बिजनेस को ओपन किया जाता है उससे होने वाली इनकम, यानी कि बिजनेस के मेन वर्क से होने वाली इनकम को डायरेक्ट इनकम बोला जाता है। और उसके अलावा बिजनेस अगर कोई अदर इनकम कर रहा है तो उसको इनडायरेक्ट इनकम बोला जाता है। एग्जांपल समझिए आप कि देखिए बिजनेस 3 तरह के होते हैं, ट्रेडिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ट्रेडिंग सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का केवल एक ही मोटिव होता है, अपने इन्वेंट्री को बेचना और उससे प्रॉफिट अर्न करना। वो बिजनेस इसलिए खोले जाते हैं कि उन्होंने जो इन्वेंट्री क्रिएट की है या खरीदी है उसको वो बेचे और उससे उन्हें प्रॉफिट हो। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए डायरेक्ट इनकम होता है प्रॉफिट। इसके अलावा सर्विस सेक्टर, जो लोग आपको सर्विसेज देते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे रिपेयरिंग वाला हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे कोई सैलून वाला हो, वो अपनी सर्विसेज के बदले में आपसे फीस लेते हैं। आप उन्हें फीस या चार्ज कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं फीस रिसीव्ड एक डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि फीस आपसे वही लेता है जो उस काम को पर्पसली करता है, उसी चीज की वो फीस लेता है। लेकिन इसके अलावा ये दोनों तो हमारी डायरेक्ट इनकम हो गई, लेकिन इसके अलावा बिजनेस को काफी सारी इनकम और होती है। ऐसी इनकम को इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। जैसे मेरी एक कोचिंग है, मैंने कोचिंग के लिए एक बिल्डिंग हायर कर रखी है, जिसमें से एक रूम मैंने एक दूसरे कोचिंग वाले को रेंट पे दे रखा है, उससे मुझे रेंट रिसीव्ड होता है। क्या वो मेरी डायरेक्ट इनकम है? नहीं, मैं रेंट के लिए देने के लिए तो खोल के बैठा नहीं था। तो क्योंकि वो मेरे बिजनेस को हो रही है
लेकिन मेरी वो डायरेक्ट इनकम नहीं है, इसलिए मेरी वो इनडायरेक्ट इनकम हो गई। इसके अलावा एज्यूम कीजिए मुझे कहीं से कमीशन की प्राप्ति हो गई, मैंने कोई ऐसा काम कर दिया जहां से मुझे कमीशन मिल गया, तो वो कमीशन रिसीव्ड भी इनडायरेक्ट इनकम होगा, लेकिन मैं एजेंट नहीं हूं, ब्रोकर नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूं, मुझे किसी कहीं से कोई कमीशन की रिसीव्ड हो गई। इसके अलावा इंटरेस्ट, मैंने अपने पैसे को सेविंग करके कहीं ब्याज पे उठा रखा है, वहां से मुझे ब्याज आ रही है, तो ब्याज के लिए तो मैं बिजनेस खोल के बैठा नहीं हूं, वो मेरी सेविंग से मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। तो इस तरह की इनकम को इनडायरेक्ट इनकम बोला जाता है, जो बिजनेस के मेन वर्क के अलावा अदर वर्क से होती है। आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लो फाइनेंस कंपनी खोल के बैठा है, तो उसका काम ही पैसा लेना देना है इंटरेस्ट पे, तो उसके लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड एक तरह की डायरेक्ट इनकम हो गई। अगर कोई व्यक्ति कमीशन ब्रोकर है, प्रॉपर है ये एजेंट, दलाली है, आप उसे बोल सकते हो ब्रोकर है, तो उसकी इनकम कमीशन रिसीव्ड भी डायरेक्ट इनकम हो गई। तो बिजनेस के वर्क पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ठीक है। इसके अलावा खर्चे, खर्चों को भी टैली में या अकाउंटिंग में दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बारे में डीपली हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना ध्यान दीजिए कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं केवल दो होते हैं। अभी मैं ये चीज आपको गलत बता रहा हूं, लेकिन मैं इसके बारे में आगे डीप एक्सप्लेनेशन करूंगा जब टॉपिक आएगा आगे, अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो। केवल दो खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वेजेस यानी कि मजदूरी, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, वेजेस यानी कि मजदूरी, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इनवार्ड, माल मंगाने का भाड़ा। ये दो खर्चे डायरेक्ट होते हैं, वेजेस मींस लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, और ट्रांसपोर्टेशन इनवार्ड यानी कि माल मंगाने का भाड़ा। ये दो खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इन दो के अलावा होने वाले सारे खर्चे, चाहे कोई सा खर्चा हो बिजनेस के अंदर, सैलरी, बिजली का बिल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कन्वेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, कोई सा खर्चा हो आपका, सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। स्टेशनरी एक्सपेंसेस वगैरह सारे खर्चे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों। तो आपको इस ग्रुप की लिस्ट को प्रॉपर ढंग से समझना है, ये याद करनी है। इस बिना लिस्ट के आप टैली में अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ये लिस्ट आपके लिए थोड़ी सी हार्ड हो सकती है अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है तो। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपके लिए लिस्ट काफी सिंपल हो जाएगी।